नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विलियम जोन्स है। पेशे से तो मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन मरीजों को दवा दारू देने के अलावा एक शौक और रखता हूं। शौक कुछ अजीब है और डर लगता है कि सुनकर कहीं आप चौंक ना उठें। लेकिन अब आपसे क्या छुपाना। बात यह है जनाब कि मैं जुर्म का शौकीन हूं। अपराध में मेरी खास दिलचस्पी है। जी नहीं, मैं कोई चोर, डाकू, उचक्का नहीं हूं। ना ही मैंने कभी किसी का खून किया है। राज सिर्फ इतना है कि मैं एक हादसे की वजह से मुजरिमों और अपराधियों की दुनिया का हिस्सा बन गया। साल पहले मेरी एक सज्जन से मुलाकात हुई। मुलाकात दोस्ती में बढ़ी और नतीजा यह हुआ कि मेरी दुनिया ही बदल गई। क्योंकि जिन सज्जन से मेरी दोस्ती हुई थी वो मेरे और आप जैसे कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनकी एक अलग दुनिया थी, जुर्म की, अपराध की। उनका दिन चोरी से शुरू होता तो रात साजिश में बीतती थी। कभी वो खून में फंसे होते थे तो कभी धोखाधड़ी में मसरूफ होते। उनके एक तरफ मुजरिम रहते तो दूसरी तरफ पुलिस। इन 7 सालों में मैं उनका साथी ही नहीं, हमराज और हम सफर भी बन गया था। मैंने कहा था ना, सुनकर आप चौंक उठेंगे। तो चलिए पहेलियां बुझाना बंद करके राज की बात कहे डालता हूं। तो जनाब, वो सज्जन कोई और नहीं बल्कि देश के मशहूर जासूस डिटेक्टिव शर्मन ही थे। शर्मन साहब ने अपराध की दुनिया में कई पेचीदा जुर्मों की गुत्थियां सुलझाकर अपार सफलता हासिल की। उनके चुस्त दिमाग और तेज निगाहों ने कई चालाक मुजरिमों की साजिशों का पर्दाफाश किया। उन्होंने खून, डकैती, ब्लैकमेल, सभी तरह के जुर्मों की परतें खोलकर मुजरिम तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। दुनिया के शायद वो अकेले जासूस होंगे जिनका मुजरिमों और पुलिस दोनों ने लोहा माना है। तो आइए जनाब, मैं आपको डिटेक्टिव शर्मन के अपराध जगत में ले चलता हूं। मैंने अपने नोट्स में से शर्मन के कुछ महत्वपूर्ण केस इस श्रृंखला के लिए चुने हैं, और क्योंकि खून से बढ़कर कोई किस्सा नहीं हो सकता, तो आइए शुरुआत उसी से करते हैं। चलिए सोनापुर गांव, पुलिस के आमंत्रण पर शर्मन के साथ। सुबह सुबह ही खबर मिली। वायरलेस पर कांस्टेबल गुप्ता ने अर्जेंट मैसेज भेजा। उसने सिर्फ इतना कहा कि सोनापुर गांव के एक रईस सुमन आनंद का खून हो गया है। हादसा कल रात करीब 11 बजे हुआ। जान पड़ता है कि जैसे कातिल ने करीब 2 इंच की दूरी से रिवॉल्वर की गोलियां आनंद साहब के चेहरे में उड़ेल डाली हो। गुप्ता का कहना है कि जो सबूत उसे मिले हैं उससे लगता है कि मामला बहुत गंभीर है और पूरी जानकारी वो मेरे आने पर देगा। शर्मन साहब, मैंने सोचा अगर आप किसी और केस में मसरूफ ना हो तो आपको भी साथ ले चलूं। हो सकता है आपके होने से पुलिस की मदद हो जाए। शुक्रिया इंस्पेक्टर सक्रांत, पुलिस के लिए मैं हमेशा हाजिर हूं। लीजिए, वो आ गया फार्म हाउस और कांस्टेबल गुप्ता बाकायदा गेट पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। सर, कल रात करीब 11 बजे मुझे फोन पर खबर मिली। फोन सुमन आनंद के दोस्त अशोक निगम का था। अशोक साहब उनके जिगरी दोस्त थे और उनका इस घर में अक्सर आना जाना लगा रहता था। उन्होंने मुझे खून के बारे में बताया और मैं तुरंत यहां चला आया। बहुत बुरी तरह मारा है सर, बहुत बुरी तरह। चेहरा एकदम टुकड़े टुकड़े हो गया है। आइए मैं आपको लाश दिखाता हूं और बाकी की कहानी आप अशोक साहब से ही सुन लीजिए, जैसी उन्होंने मुझे सुनाई थी। भाई, ये तो डिजाइनर फार्म हाउस है। उम्दा लैंडस्केपिंग, बंगले के चारों तरफ ये छोटी सी नहर और नहर पार करके घर में जाने के लिए ये खूबसूरत पुल, जिसे आप जब चाहें सीधा खड़ा भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूं।
लीजिए सर, सुमन आनंद के मित्र अशोक निगम इसी तरफ आ रहे हैं। ये है मिस्टर अशोक निगम, इंस्पेक्टर संक्रांत, डिटेक्टिव शर्मन और डॉक्टर जोन्स। गुड डे एवरीवन। आइए ऊपर वारदात के कमरे में चलते हैं। सर, खून ऊपर सुमन आनंद के बेडरूम में हुआ है। हमें उनकी लाश बेड पर पड़ी हुई मिली। उनके शरीर पर रात का पहना ड्रेसिंग गाउन था, पैरों में चप्पल थी और छाती पर एक रिवॉल्वर रखी हुई थी। ये है वो कमरा, देखिए। लाश पर से कपड़ा हटाइए। चेहरा तहस नहस हो गया है। सब कुछ वैसे ही है जैसे पाया गया था, कुछ भी छुआ नहीं गया है। ये हुआ किस वक्त? 11 बजने से कुछ देर पहले। मैं अपने बेडरूम में बैठा हुआ था कि मैंने गोलियां चलने की आवाज सुनी। मैं दौड़कर यहां आया। मेरे ख्याल से मुझे यहां पहुंचने में 30 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा। दरवाजा खुला था? जी हां। बेचारा आनंद बिस्तर पर मरा पड़ा हुआ था। कमरे में और कोई नहीं था। इतने में मैंने मिसेस आनंद को सीढ़ियों पर आते हुए सुना। मैंने बाहर आकर उन्हें वापस अपने कमरे में भेज दिया ताकि वो आनंद का बिगड़ा चेहरा देखकर घबरा ना उठे। फिर मैंने नौकर रामू को बुलाया और हम दोनों वापस कमरे में आए। बाहर नहर का पुल रात को ऊपर कर दिया जाता है? जी हां, रोज शाम को 6 बजे रामू पुल को खड़ा कर देता है। कल मैंने उसे खुद इसमें मदद की। जी साहिब। वो कातिल निकलकर भागा कैसे? कहीं आनंद साहब ने आत्महत्या तो नहीं की? हमने भी पहले ये सोचा सर, लेकिन ये देखिए, खिड़की पर जूतों के निशान, खून में रंगे हुए। खूनी यहां से निकल कर गया है। तुम्हारा मतलब वो नहर पैदल पार करके गया? बिल्कुल सर, नहर कहीं भी 3 फुट से गहरी नहीं है। लेकिन अशोक साहब, अगर आप खून होने के आधे मिनट में यहां पहुंच गए थे तो उस वक्त कातिल नहर में ही होगा। जी इंस्पेक्टर, लेकिन खिड़की पर पर्दा पड़ा हुआ था और उस वक्त मुझे बाहर झांकने का ख्याल ही नहीं आया। तो इसका मतलब कातिल 6 बजने से पहले पुल पार करके अंदर आया और इस कमरे में छुपा रहा। रात करीब 11 बजे जब आनंद साहब अंदर आए तो उसने उन पर गोली चलाई। उनके बदन पर अपनी रिवॉल्वर छोड़ खिड़की के रास्ते भाग गया। जाने से पहले एक कार्ड भी छोड़ गया है। कार्ड? जी, सिराने पर पिन से टंगा हुआ। कार्ड पर बिच्छू का निशान, इसका मतलब? कुछ मालूम नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन ऐसा ही एक निशान आनंद साहब की कलाई पर मैं अक्सर देख चुका हूं। क्या आनंद साहब किसी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर तो नहीं थे? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। मेरी उनसे दोस्ती पिछले 5 सालों में रही है, जब से वो इस गांव में आए। उससे पहले की उनकी जिंदगी के बारे में न उन्होंने कभी कुछ कहा था, न मैंने कुछ पूछा था। मैंने भी कई बार बिच्छू का निशान मालिक की कलाई पर देखा है, लेकिन कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। अरे, वो साहब की सोने की अंगूठी ले गया है, उनकी शादी की अंगूठी। क्या? जी साहब, वो अपनी शादी की अंगूठी बीच वाली उंगली में पहनते थे और उसके ऊपर ये चांदी की अंगूठी। हाँ, ये चांदी की अंगूठी तो वैसे ही है, लेकिन उसके नीचे वाली सोने की अंगूठी गायब है। तुम्हारा मतलब वो सोने की अंगूठी इस दूसरे अंगूठी के नीचे पहनते थे? जी, हमेशा। इसका मतलब कातिल ने पहले चांदी की अंगूठी निकाली, फिर सोने वाली निकालकर अपनी जेब में डाली और चांदी की अंगूठी वापस उंगली पर चढ़ाई। मेरे पूरे करियर में ऐसा अजीब काम किसी खूनी ने नहीं किया। शर्मन साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी हां, अशोक साहब से हम बाद में बातचीत करेंगे। पहले रामू से 2 बातें हो जाएं। गुड डे मिस्टर अशोक। रामू, तुम कब से आनंद साहब के यहां काम कर रहे हो? जी, पिछले 5 सालों से, जब से उन्होंने ये कोठी ली। कल रात जब खून हुआ तो तुम गोली चलने की आवाज सुनकर इधर आए? नहीं साहब, मेरा कमरा पीछे है और वहां से इधर की आवाज सुनाई नहीं देती। मैं तो सोने की तैयारी कर रहा था कि अशोक साहब ने आकर मुझे ये बुरी खबर सुनाई। अशोक साहब आनंद साहब के पुराने दोस्त हैं? जी साहब, बहुत अच्छी दोस्ती थी उनकी। अशोक साहब अक्सर यहाँ आकर कुछ दिन रहते थे। आनंद साहब और उनकी पत्नी के साथ ताश खेला करते थे। रामू, जरा यहां लाश के करीब आओ।
आनंद साहब की दाढ़ पर यह छोटा सा प्लास्टर लगा हुआ है, क्या पहले तुमने देखा था? जी साहब, कल सुबह दाढ़ी बनाते समय उन्हें ये कट लग गया था। क्या उनके बर्ताव में कुछ खास बात महसूस हुई? जी, वो परसों दिन में मार्केट गए थे और तभी से कुछ परेशान लग रहे थे। तो इसका मतलब उन्हें किसी बुरी घटना का अंदेशा था। हो सकता है कि किसी सीक्रेट सोसाइटी, जिसका चिन्ह बिच्छू है, के मेंबर रहे हों। उस सोसाइटी का कोई दुश्मन यहां आता है, उनका कत्ल करके सोसाइटी का कार्ड यहां छोड़ जाता है। जब अखबार में खून के साथ पाए गए कार्ड के बारे में छपेगा तो सोसाइटी वालों को पता चल जाएगा कि बदला ले लिया गया है। बिल्कुल। लेकिन वो साथ में अंगूठी भी ले गया, ऐसा क्यों? यही बात समझ में नहीं आती। अरे, ये टेबल के नीचे क्या है? डंबल साहब, मालिक इनसे वर्जिश करते थे। डंबल? लेकिन एक ही डंबल क्यों? मालूम नहीं साहब, मैंने तो हमेशा मालिक को 2 डंबल ही इस्तेमाल करते देखा है। सर, बाहर खूनी की साइकिल पड़ी मिली है, झाड़ियों में छुपाई गई थी। चलो चलकर देखते हैं। वो देखिए सर, वो रही साइकिल। अगर सरकार साइकिलें भी रजिस्टर करने लगे तो पुलिस को मुजरिमों तक पहुंचने में कितनी मदद मिले। लेकिन अचरज की बात है कि वो साइकिल पीछे छोड़कर क्यों गया, और बिना साइकिल के वो रफू चक्कर हुआ कैसे? शर्मन साहब, मामला और भी बिगड़ता जा रहा है। सक्रांत भाई, मुझे तो लगता है कि मामला सुलझता जा रहा है। क्या आप कुछ पता लगा पाए हैं इंस्पेक्टर साहब? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मिसेस आनंद, आप संतुष्ट रहिए। पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं चाहती हूं कि कोई कसर न छोड़ी जाए। शायद आप हमें कुछ बता पाएं जिससे इस केस पर रोशनी पड़े। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं जानती जो आपको मालूम नहीं। जब मैंने रात को गोली चलने की आवाज सुनी तो मैं दौड़ी आई, लेकिन अशोक ने मुझे वापस भेज दिया ताकि मैं उन्हें उस हालत में ना देख सकूं। अपने मरहूम शौहर को आप कब से जानती थी? करीब 5 साल पहले से, जब हमारी शादी हुई। इससे पहले वो बिहार में थे, जहां उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था। क्या आपने ऐसा कुछ सुना था जो बिहार में हुआ हो और जिससे आपके पति को खतरा हो? हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि उनके सर पर कोई अनजान खतरा है, लेकिन वो कभी इस बारे में मुझसे बात नहीं करते थे। शायद इसलिए कि मैं फिक्र करने लगूंगी। फिर आपको इस अनजान खतरे का एहसास कैसे हुआ? दुनिया में ऐसा कोई पति है जो कोई राज अपनी पत्नी से छुपा सके, खासकर वो जो उसे प्रेम करती हो। मुझे एहसास हुआ उनकी अपनी पुरानी जिंदगी की बातें छुपाने से। मुझे एहसास हुआ उनकी सावधानी बरतने की आदत से। मुझे एहसास हुआ उनके होठों से अचानक निकले कुछ शब्दों से। मुझे एहसास हुआ अजनबियों को उनके अजीब तरीके से देखने से। मुझे यकीन था कि कोई ताकतवर दुश्मन उनके पीछे पड़े हैं और वो हमेशा किसी अनजान खतरे से जूझने को होशियार रहते थे। वो अल्फाज जो उनके मुंह से निकले, क्या आपको याद है? मौत की घाटी, वो कहते थे। मैं मौत की घाटी से निकल कर आया हूं, लेकिन लगता है कि वो अब भी मेरे चारों ओर मंडरा रही है। मैं कुछ पूछती थी तो उनका चेहरा पत्थर हो जाता था। वो कहते थे, जो भी हो, उस घाटी की छाया तुम पर नहीं पड़ने दूंगा। एक आखिरी सवाल, जब आपकी शादी हुई तो उससे पहले आप दोनों में प्रेम हुआ? जी हाँ, प्रेम हुआ, हमेशा होता है। उस वक्त आपका कोई और प्रेमी तो नहीं था? नहीं, मैं किसी बंधन में नहीं थी। आपके पति की वेडिंग रिंग गायब है। खून का इस बात से कोई रिश्ता हो सकता है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अजीब बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस आनंद। कृपया जरा रामू को अंदर भेज देंगी? जी। खूबसूरत औरत है, बहुत सुंदर, और हमारे अशोक साहब भी कम आकर्षक नहीं है। शादी की अंगूठी गायब होने का कारण सोचता हूं तो लगता है जी कोई सेवा मालिक। रामू, कल रात अशोक साहब ने पांवों में क्या पहना हुआ था? जी उनके काले जूते साहब। वो इस वक्त कहाँ हैं? जी बाथरूम में है,
उनके और मेरे जूतों के तलवों में खून लग गया था, इसलिए धोने छोड़ाया था। वो जूते लेके वारदात के कमरे में पहुंचो। जी। ये लीजिए साहब, आनंद साहब के जूते। यहां खिड़की के पास ले आओ। शुक्रिया रामू। अब मैं इन जूतों को खिड़की पर ये खून के लगे निशानों पर आहिस्ता से रखता हूं। शर्मन साहब, ये तो बराबर मैच करते हैं। तो अशोक साहब ने जानबूझकर ये निशान खिड़की पर लगाए, पुलिस को गुमराह करने के लिए। अरे ये क्या, बाहर लॉन में देखिए, श्रीमती आनंद अशोक निगम के साथ खुशी खुशी बात करते हुए। विश्वास नहीं होता। झूठ, एकदम झूठ। अशोक साहब की कहानी में कुछ सच्चाई नहीं, और चूंकि श्रीमती आनंद भी वही कहानी दोहरा रही हैं, इसका मतलब वो भी झूठ बोल रही हैं। यानी दोनों इस खेल में मिले हुए हैं और कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। झूठ? ये तुम कैसे कह सकते हो शर्मन? सिर्फ उन दोनों को इकट्ठा देखकर? सिर्फ उन दोनों को इकट्ठा देखकर ही नहीं। हालांकि वो बहुत ही कठोर दिल औरत होगी जो अपने पति की मौत के समय उससे दूर रह पाती है और अगले ही दिन उनके दोस्त के साथ हंसती खेलती पाई जाती है। बल्कि इस बात से कि उनकी कहानी में वक्त का अंदाजा एकदम गलत है। मैं ये मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं कि कातिल ने गोली चलाने के बाद 30 सेकंड में अशोक साहब के वहां पहुंचने से पहले मृत शरीर की उंगली से 2 अंगूठियां निकाली हो, फिर एक वापस पहनाई हो, सिरहाने पर अपनी सोसाइटी का कार्ड एक पिन के द्वारा लगाया हो और वहां से रफू चक्कर हो गया हो। और जब हम देख चुके हैं कि खिड़की पर जूते के निशान अशोक निगम ने खुद लगाए हैं, तो यह साफ हो जाता है कि उनकी कहानी हकीकत नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है। तो तुम्हारा मतलब खून 11 बजे नहीं, जैसा कि अशोक का कहना है, बल्कि उससे पहले हुआ? बिल्कुल। और खून होने से नौकर रामू को जगाने तक क्या हुआ, यह सिर्फ अशोक और श्रीमती आनंद जानते हैं। वो दोनों इस खेल में साथी हैं। लेकिन एक बात अजीब है, अगर वो एक अवैध प्रेम के बंधन में हैं, तो वो मृत आनंद की शादी की अंगूठी निकालकर इस बात की ओर इशारा क्यों करेंगे? दूसरे, उन्हें इस बात का यकीन कैसे था कि गोली की आवाज सुनकर नौकर दौड़ा चला नहीं आएगा? तीसरे, जो झाड़ियों में साइकिल पड़ी मिली है, वो किसकी है? सर केस सॉल्व हो गया सर। अशोक निगम आनंद साहब के कातिल नहीं है। खून बाहर के किसी आदमी ने ही किया है, क्योंकि हमें पता चला है कि वो साइकिल जो झाड़ियों में मिली थी एक बिहारी आदमी की है, जो 2 दिन से होटल सुल्तान में रह रहा था। उसे कल दिन में पास वाले चाय वाले ने भी इस घर के आसपास देखा है। होटल के मालिक और चाय वाला दोनों ने वो साइकिल पहचान ली है। हो ना हो आनंद साहब का कातिल वही है, और उसका मकसद पुरानी दुश्मनी है। उस आदमी का हुलिया? जी साहब, उम्र करीब 50 साल, भूरे बालों मूछे, कद 5 फुट 9 इंच, खूंखार चेहरा। मैंने वायरलेस पर सभी कांस्टेबल्स को इन्फॉर्म कर दिया है। खूंखार चेहरे के अलावा सारा विवरण मरहूम आनंद से मेल खाता है। वो भी 50 साल के थे, कद 5 फुट और 9 इंच था, और भूरे बाल व मूछें थी। खैर, और कुछ? जी, नीली पतलून और पीली कमीज पहने हुए था। होटल के स्टाफ का कहना है कि उसकी बोलचाल से इस बात का कोई शक नहीं कि वह बिहार से था। वेरी गुड गुप्ता, अब तुम्हें एक लापता चीज का पता और लगाना है। यस सर। आनंद साहब का एक डंबेल गायब था, उसका क्या हुआ? डंबेल सर? हाँ इंस्पेक्टर, मेरे दिमाग में इस केस की गुत्थियां सुलझती जा रही हैं। सिर्फ इस डंबेल का पता लगाना है जिस पर इस केस का दारोमदार है। आप इजाजत दें तो एक खेल खेलें? जैसा आप ठीक समझे। तो आइए मेरे साथ बाहर लॉन में जरा अशोक निगम से बातचीत हो जाए। अशोक जी, अच्छा हुआ आप मिल गए। हम लोग आपसे ही मिलने जा रहे थे। हाँ जी, कहिए। अशोक जी, हमें म्युनिसिपैलिटी वालों से नोटिस मिला है कि आपके फार्म हाउस की नहर का पानी बहुत गंदा हो गया है। इससे बीमारी फैलने का खतरा है, इसलिए कल सुबह उनके आदमी आकर नहर का पानी खाली कर देंगे। आपको आपत्ति तो नहीं? नहीं, हमें कोई इतराज नहीं।
शर्मन साहब, नाटकबाजी में आपका मुकाबला नहीं। अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? 2 घंटे तो हो गए हमें रात की ठंड में यहाँ लान में ठिठुरते हुए। जासूसी में अगर कुछ नाटक ना हो तो इस काम का मजा ही क्या। रही बात इंतजार की, तो मैं इतना कह सकता हूं कि अगर मुजरिम अपनी कार्यवाही रेलवे टाइम टेबल की तरह सुनियमित रखने लगे तो हमें और आपको कितनी सुविधा होगी। लो, अब और इंतजार नहीं। वो देखो, आहिस्ता से दरवाजा खुल रहा है, भीतर से रोशनी दिख रही है और एक आदमी की रूपरेखा बाहर आती हुई, टॉर्च की रोशनी में राह टटोलते हुए नहर की तरफ जाती हुई। अरे, ये तो हमारे जाने पहचाने अशोक निगम है। लेकिन ये क्या? रात के इस वक्त में फिशिंग रॉड से नहर में मछली पकड़ने की क्या सूची? लगता है उन्हें कुछ मिल गया है पानी में और रॉड के हुक से उन्होंने बाहर निकाल लिया है। ये है क्या? कपड़े का थैला? अब इंस्पेक्टर दबोच लो। बच के कहां जा सकते हैं मिस्टर अशोक? और ये जो थैला आपने पानी से निकाला है, मेरे हवाले कर दीजिए। आइए अशोक साहब, बाकी बातें अंदर करते हैं। बाहर बहुत सर्दी है। चलिए फिर से वारदात के कमरे में चलते हैं, जहां सुमन आनंद की लाश हमारा इंतजार कर रही है। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर कि इस केस का दारोमदार उस लापता डंबेल पर टिका है। क्योंकि अगर कोई भारी वस्तु गायब हो और पास में पानी मौजूद हो तो यह पूछना मुश्किल नहीं कि उस वजनी चीज से पानी में कुछ डुबाया गया है। लेकिन वो क्या डुबाया गया है और किसने डुबाया है, यह पता लगाने के लिए मुझे यह नाटक खेलना पड़ा। नहर खाली करने की धमकी देने से हुआ यह कि जिसने भी वो वस्तु पानी में डुबाई थी वो रात के अंधेरे में उसे निकालने जरूर आएगा। इंस्पेक्टर, अब इस बंडल को खोला जाए तो जिस राज की हमें तलाश थी वो सामने आ जाएगा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो इसमें आपको एक पीली कमीज और एक नीली पतलून मिलेगी। आपका कहना सही निकला शर्मन साहब, वाकई ही इसमें पीली कमीज और एक नीली पतलून निकली। अशोक साहब, आपका खेल खत्म। अब जो कहना है कह दीजिए। आप जब इतना सब जानते हैं शर्मन साहब, तो बाकी भी बता दीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो जरूर बताऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि अपना राज आप खुद ही बताएं। अगर यहाँ कोई राज है तो वो मेरा नहीं है और वो मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। अगर आपकी यही मर्जी है तो हमें आपको तुरंत गिरफ्तारी में लेना पड़ेगा। आप जो चाहे कर सकते हैं। बस, तुम बहुत कुछ अपने सर ले चुके हो अशोक, बहुत कुछ। आगे इसका जो भी बने, तुमने अपना फर्ज निभा दिया है। मिसेज आनंद, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अगर आप और अशोक साहब हमारी मदद नहीं करेंगे तो मजबूर होकर मुझे मिस्टर सुमन आनंद से गुजारिश करनी पड़ेगी कि वो अपनी कहानी खुद सुनाएं। शर्मन, अगर तुम हमें ये कहानी सुमन आनंद के मुंह से सुनाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी लाश में भी जान फूंकनी पड़ेगी। लगता है इसके अलावा और कोई चारा नहीं, लेकिन ये काम मैं नहीं, मिसेज आनंद करेंगी। मिसेज आनंद। अशोक, लगता है शर्मन साहब के आगे हमें झुकना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से वक्त आ गया है। तुम ट्रैपडोर का दरवाजा खोल दो। सुमन, सुमन। शालिनी। वेलकम मिस्टर आनंद। मुझे मालूम था कि आप इसी घर में कहीं छुपे हुए हैं। जी, पिछले 24 घंटे मैंने इस तहखाने में बिताए। फर्श पर इस ट्रैप डोर के नीचे एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में। आप मिस्टर आनंद हैं, तो ये व्यक्ति कौन है जो यहाँ मरा पड़ा है और जिसके खून की तहकीकात हम कर रहे हैं? जरा सा सब्र इंस्पेक्टर साहब, अभी सब सामने आ जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं कानून को धोखा दे पाऊंगा और हमेशा के लिए अपने दुश्मनों को गुमराह कर दूंगा, लेकिन शर्मन साहब का इरादा कुछ और ही था। और अब मैं आपके समक्ष हूं। हम सब आपकी कहानी सुनने के लिए बेचैन हैं। जी हां इंस्पेक्टर साहब,
मेरी कहानी कल रात से नहीं, बल्कि करीब 20 साल पहले से आरंभ होती है। मैं एक शरीफ आदमी था। शर्म की बात है कि मैं किन्हीं कारणों से एक मुजरिमों के दल में फंस गया था। बिच्छू नाम था उस दल का, और उन्होंने बिहार की घाटियों में आतंक फैला रखा था, जिससे वहां के निवासी उसे मौत की घाटी के नाम से बुलाने लगे थे। उस दल की एक खास पहचान थी, ये बिच्छू का निशान, जो हर सदस्य की बाईं कलाई पर अंकित किया जाता था। मैंने भी उस दल के साथ कई अपराध किए, खून, डकैती, अपहरण। लेकिन एक दिन मैं उस गुनाह की जिंदगी से तंग आकर भाग निकला। मुझे ये मालूम नहीं था कि मौत की घाटी के बिच्छू मुझे कहीं भी चैन से जीने नहीं देंगे। मैं जहां भी गया, कलकत्ता, आसाम, भोपाल, वो मेरे पीछे पड़े रहे। उन्हें डर था कि मैं कभी पुलिस को उनके बारे में जानकारी न दे दूं। आखिरकार मैंने यहां आकर पनाह ली, शादी की, लेकिन अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। पर हर वक्त मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा लगा रहता था। मुझे यह आशंका थी कि वो अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। 2 दिन पहले जब मैं मार्केट गया तो मुझे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। ये था मौत की घाटी के मेरे एक खूंखार साथी ब्रह्म प्रकाश का। वो एक हरी साइकिल पर बैठा बाजार में इधर उधर घूम रहा था। मुझे शक हुआ कि वो मुझसे बदला लेने यहां आया है। मैं सावधानी बरतने लगा। कल रात जब मैं सोने से पहले इस कमरे की बत्ती बुझाने के लिए आया तो मुझे किसी गुप्त खतरे का एहसास हुआ। इतने में मैंने पर्दे के पीछे खड़े एक आदमी के पैर देखे। एक पल के लिए तो मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, पर्दे के पीछे से मैंने ब्रह्म प्रकाश को मेरी ओर लपकते देखा। उसके हाथ में खंजर और आंखों में खून। मैं दुबका और ब्रह्म प्रकाश पीछे टेबल लैंप पर जा गिरा। उसका खंजर उसके हाथ से छूट गया। मैंने उसे दबोचने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली थी। मैंने उससे रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। हाथापाई में रिवॉल्वर चल गई और गोली सीधा उसके चेहरे में घुस गई, इतने जोर से कि वो क्षण भर में ढेर हो गया। उसका चेहरा एकदम बिगड़ चुका था। मैं सोच ही रहा था कि आगे क्या करूं कि अशोक और मेरी बीवी दौड़ते हुए कमरे में पहुंच गए। उन्होंने ब्रह्म प्रकाश का मरा हुआ शरीर देखा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। मैंने जल्दी से उन्हें समझाया कि मामला क्या है। इतने में मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया, इतना जबरदस्त कि अपने दिमाग की काबिलियत पर मुझे खुद बहुत खुशी हुई। ब्रह्म प्रकाश की उम्र और कद मेरे जितना था। उसकी भी भूरी मूछें और भूरे बाल थे, और उसकी कलाई पर भी बिच्छू का निशान था। उसका चेहरा तो बुरी तरह बिगड़ ही चुका था, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाता। मैंने सोचा कि क्यों ना उसे अपनी जगह लिटाकर बिच्छू दल को हमेशा के लिए गुमराह कर दूं। अशोक और मैंने ब्रह्म प्रकाश के कपड़े उतारे, उसके बदन पर मेरा पायजामा और ड्रेसिंग गाउन चढ़ाया, पैरों में मेरे स्लीपर्स पहनाए और यहां बेड पर लिटा दिया। ब्रह्म प्रकाश की जेब से बिच्छू का कार्ड मिला, उसे सिरहाने पर पिन से लगा दिया।